Yes. Now after a while, now the topic is natural gas. Natural gas, as written in your book, natural gas is another fossil fuel that is found along with petroleum in oil wells. Okay, तेल के कुएं, सॉरी, तेल के कुएं जहाँ पे हम लोग ऑयल के लिए डीप करते हैं, ऑयल जहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल दैट इज, उसी मैंने डायग्राम में आपको बताया था पेट्रोलियम जहाँ पे है, जहाँ पे ये बातें लिखी हुई कि पेट्रोलियम इज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा प्लस ओलियम, ये लैटिन वर्ड है। पेट्रा आपका हुआ फ्रॉम बिटवीन रॉक्स और ओलियम मीन्स ऑयल, जो इस दैट्स वाई पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल। वहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ था आपका, उसमें नेचुरल गैस का प्लेस पेट्रोलियम से ऊपर था, क्योंकि ये नेचुरल गैस आपका पेट्रोलियम से लाइटर होता है तो ये ऊपर होता है। तो नेचुरल गैस ये अंदर, तो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस भी आपका एक फॉसिल फ्यूल है जो पेट्रोलियम वाले बेड जो होता है, पेट्रोलियम का जो लेयर होता है उससे ऊपर फाइंड होता है ये। ओके, नेचुरल गैस व्हेन कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड अंडर प्रेशर इट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और जब नेचुरल गैस को हम लोग कंप्रेस करते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, व्हेन नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड एंड स्टोर अंडर प्रेशर, और प्रेशर में उसको स्टोर करते हैं, हम लोग कहीं रखते हैं, तो वो आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब मैं कंपेरिजन करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ पॉल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, पॉल्यूशन एज आउटपुट, तो आपका इन दोनों में एलपीजी की बात करूं मैं और सीएनजी की बात करूं, तो सीएनजी बेहतर है, क्योंकि मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड भी एज ए पॉल्यूटेंट रिलीज नहीं करता। लेकिन एलपीजी हमारा जो घर में कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट गैस निकलता है। मानता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट नहीं है, बट कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी भूलिएगा नहीं। उसका कहीं ना कहीं आप पे एडवर्स इफेक्ट ही है, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। इन इंडिया गैस फील्ड हैव बीन डिस्कवर्ड इन गोदावरी कृष्णा बेसिन। आपका ये गोदावरी और कृष्णा, साउथ इंडिया में नदी बहती है, इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं हम लोग, गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहते हैं, और कृष्णा रिवर भी साउथ इंडिया में बहती है। तो गोदावरी और कृष्णा का जो रिवर बेसिन है आपका, यहाँ पे आपका नेचुरल गैस फाइंड आउट होता है। और मुंबई हाई एंड त्रिपुरा, मुंबई हाई में आप ऐसे भी जानते हैं कि ओएनजीसी का प्रोजेक्ट है वहाँ पे, ओएनजीसी वहाँ पे मुंबई हाई से ऑयल का एक्सट्रैक्शन करती है। और साथ साथ त्रिपुरा में जहाँ पे नेचुरल गैस हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जहाँ पे नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट होता है, नेचुरल गैस आपका पेट्रोलियम से ऊपर के लेयर पे पाया जाता है। ये इसकी बात थी। उसके बाद फर्दर बात कर दूँ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की। देखिए, इन इंडिया गैस फील्ड हैव बीन, ये तो वही बात है, इन इंडिया गैस फील्ड हैव बीन फाउंड इन गोदावरी कृष्णा बेसिस, मुंबई हाई एंड त्रिपुरा। नाउ यूजेज ऑफ नेचुरल गैस, इट बर्न रीडली मीन्स वेरी इजिली, comfortably. It burns readily, has a high calorific value. As you know, we compare the calorific value of wood and coal. It was 20,000 kilojoule per kilogram and it was 30,000 kilojoule per kilogram. तो इस बेसिस पे हमने कहा कि आपका कोल इज बेटर कंपेयर टू वुड। बट जो आपको एक और बात मैंने वहाँ पे बतलाई थी, लिखा हुआ नहीं था वो, बट बतलाई थी कि अगर वैसे कंपेरिजन करें आप, तो हाइड्रोजन आपका बेस्ट फ्यूल है, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो आपका जो नेचुरल गैस है आपका, इट इज बर्न्स रीडली एंड हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। नेचुरल गैस अब में आपका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है, नेचुरल गैस में आपका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है। जब नेचुरल गैस की आप बात करो, तो नेचुरल गैस का जो कंटेंट की बात करें कि कैसे नेचुरल गैस बनता है, आप तो जान गए कि नेचुरल गैस आपका पेट्रोलियम लेयर से ऊपर बनता है। तो इसका मेन कंटेंट आपका मैंने बताया था इससे पहले, मीथेन भी होता है। जो नेचुरल गैस होता है, इट इज ए फॉसिल फ्यूल एंड नेचुरल गैस कंटेन मैनी डिफरेंट कंपाउंड। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन, ए कंपाउंड विथ 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम। और ये मीथेन को आप बर्न कीजिए तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, दैट्स वाई इट इज टू बी रिटेन ओवर देयर। नेचुरल गैस हैज अ गुड कैलोरीफिक वैल्यू एज अ फ्यूल एंड दैट इज यूज इन होम एंड इंडस्ट्री बोथ। इट इज ऑल्सो यूज एज अ बेटर एंड greener automobile fuel and has a बेस इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल। जहाँ पे भी आपका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होता है या केमिकल, फर्टिलाइजर एज ए केमिकल ही हुआ, फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री जहाँ होता है वहाँ पे आपका कंप्रेस नेचुरल गैस जो है आपका, नेचुरल गैस जो आपका, सॉरी कंप्रेस नेचुरल गैस जो आपका है वो बेस इंग्रेडिएंट, मतलब वो बेस है, उसी के बेसिस से हम लोग बाकी केमिकल और बाकी हम लोग फर्टिलाइजर को बनाते हैं। तो उस इंडस्ट्री में आपका नेचुरल गैस जो है वो बेस मटेरियल है।
उसके बाद इसमें फर्दर बात करते हैं, मैंने कहा इसमें मीथेन आपका मेन कंटेंट है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मीथेन, हाउ मीथेन इज गोइंग टू इंक्रीज बेसिकली द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। फर्दर मोर इफ यू रीड चैप्टर नेक्स्ट देन यू विल फाउंड वन मोर टॉपिक इज देयर, जस्ट अ मोमेंट। यस, क्लीनर फ्यूल। देखिए क्लीनर फ्यूल की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें आप पाइएगा, शुरुआत से मैं पढ़ दे रहा हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन आर पुटिंग ऑन ए स्ट्रेन ऑन द इन्वायरमेंट। जाहिर सी बात है, ऐसे भी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जाती है, पता है कि हम ऐसे ही कहते हैं, ठीक है भाई चलो, वर्ल्ड में ये समझ तो सब में है कि प्रोबेबली न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। एक बार ऐसे हुआ है, ये हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, जहाँ पे अमेरिका ने शायद अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत दुनिया में अपने आप को सुप्रीम दिखाने में ये काम किया। जैसे मतलब ये ओपिनियन है, आप भी पढ़िए फर्दर हिस्ट्री, आप भी अपना कंक्लूजन निकालिएगा। बट मुझे ऐसा लगता है अमेरिका ने दुनिया में अपना प्रभुत्व, अपना महत्व, अपना सुप्रीमेसी दिखाने में उसका ये स्टेप था। क्योंकि हाँ, जापान हार्म किया, नो डाउट, सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान उसका हार्म किया, इसमें कहीं कोई शक नहीं। उसमें एक और छोटी सी स्टोरी बताऊँ आपको। पर्ल हार्बर एक अमेरिकन नेवी का बहुत बड़ा शिप था, जहाज़ था, जिसमें कहा जाता है कि अमेरिका की टू थर्ड यू कैन अंडरस्टैंड, ऑलमोस्ट 66%, अमेरिका की 66% नेवी पावर उसी में थी, पर्ल हार्बर नाम के जहाज़ में। पर्ल हार्बर जहाज़ का पूरा डिस्ट्रक्शन, पूरी बर्बादी का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ जापान को जाता है। जापान ने शायद उसमें सुसाइड, उस पर सेकेंड वर्ल्ड वार पर बेस्ड एक फिल्म भी है, मैं क्लास में कभी याद कीजिएगा आप लोग, मैं आपको याद दिलवाऊंगा, शायद पर्ल हार्बर ही मूवी का नाम है। हाँ जी, पर्ल हार्बर ही मूवी का नाम है। वो मूवी आप कभी देखिएगा। वो जो अटैक था ना पर्ल हार्बर मूवी में, अमेरिका के पर्ल हार्बर शिप पे, वो सुसाइडल अटैक था। वो मतलब जहाज़ को अपना सब कुछ विनाश करते हुए उस शिप का विनाश करा था। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, हिस्ट्री में ज़्यादा ना जाएं, क्लीनर फ्यूल की बात करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन आर पुटिंग अ स्ट्रेन ऑन द इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफरेंट नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमन का डेवलपमेंट का स्तर ही ह्यूमन की बर्बादी का कारण बनेगा। ये बहुत बड़े महान फिलोसफर्स ने कह चुके हैं पहले ही, और ये हम और आप सब इसके एविडेंस भी हैं। जाहिर सी बात है, हम अपना कचरा पूरा उसी नदी में बहा रहे हैं, और ये है ही, ऐसा नहीं है कि केवल हम ही, मुंबई वाले समुद्र में बहा रहे हैं, या मुंबई वाले कोई नदी ढूंढते होंगे, दिल्ली वाले यमुना में बहा रहे हैं। सबका ये कल्चर है, सबका ये कल्चर है बेसिकली, कि हम कहाँ भेजें। ऐसा तो है नहीं कि हम उसको कहीं स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये बेसिकली उस पर्टिकुलर बाय प्रोडक्ट में हम लोग एक्वेटिक लाइफ को हार्म कर रहे हैं सब जगह। चाहे उसरी की बात करो आप, चाहे आप बात करो यमुना की, चाहे बात करो कहीं पे भी ओशन की, सब जगह हम लोग एक्वेटिक लाइफ को हार्म कर रहे हैं। तो ये बात कही जाती है कि ह्यूमन की जो डिस्ट्रक्शन है ना, ह्यूमन लाइफ की डिस्ट्रक्शन वो अल्टीमेटली ह्यूमन के द्वारा ही होगी। जैसे हो उसके डेवलपमेंट के तर्ज पे हो, या फर्दर बॉम्ब कर दे, एटम बम या हाइड्रोजन बम, ये कैसे होगा, ये तो भविष्य की बात है, देखेंगे, बट होगा ह्यूमन डेवलपमेंट के कारण ही। चलिए, पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन समझते हैं, प्रदूषण, सॉइल इरोजन समझते हैं, मृदा के ऊपरी लेयर का कटाव, मृदा के ऊपरी लेयर का बह जाना, और जो मिट्टी का ऊपरी लेयर है वो आपका सबसे प्रोडक्टिव, सबसे फर्टाइल लेयर है, तो वो बह गया तो फसलों के प्रोडक्शन में हार्म होता है। तो सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, वृक्षों की कटाई, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीव्र गति से इंडस्ट्री लगना, अर्बनाइजेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन आर ऑल वर्सनिंग द प्रॉब्लम। ये सब सिचुएशन को खराब करते जा रहे हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, burning of fossil fuels such as coal and petroleum product are is a major source of pollution। मैंने बताया आपको वर्ल्ड में 75% से ज़्यादा आपकी बिजली जो प्रोड्यूस हो रही है वो कोल बर्न करके ही प्रोड्यूस हो रही है। सोचिए मतलब कितना, ये कभी कभी कहा जाता है, ऐसे मैंने एक स्लोगन पढ़ा था, एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं पता आपको, बट बताऊँ आपको कि 1 यूनिट बिजली बनाने में, पता है, ऑलमोस्ट हम लोग 1200 किलो, मैं आपको ऐसे अनफेथफुल डेटा नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट, लैपटॉप इज इन फ्रंट ऑफ मी। हाउ मच कोल इन किलोग्राम नेसेसरी टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
यहाँ तो 0.538 किलोग्राम दिखा रहा है, बट पता नहीं कोई ये कोयले का और न्यूक्लियर एनर्जी का कंपैरिजन था, तो एग्जैक्ट फिगर अगर किलो जूल पर किलोग्राम से देखिएगा तो इस बेसिस पे ये सही है 0.53 किलोग्राम ऑफ कोल। बट इसमें डेटा कुछ और भी है जो आपको चिंतित करेगा, परेशान करेगा कि हमें जाहिर सी बात है बिजली बचानी चाहिए। तो इसमें फर्दर बात करते हैं हम लोग। देखिए, पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड land degradation are all are worsening the problem. Burning of fossil fuels such as coal and petroleum product is a major cause of pollution. We read about pollution, how these are going to affect our situation, that is going to be mentioned over here. अब देखिए, इसके बाद बात करें, the present day strategy to address these environmental issue is to develop technology that we uses renewable natural resource such as biomass, water, wind and solar energy. India is blessed with an abundance of sunlight, water and biomass. Fuel like LPG, CNG, पेज पलटना होगा, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी एक्सप्लेन जस्ट मिनट। देखिए, प्रेजेंट डे स्ट्रेटजी टू एड्रेस द इन्वायरमेंटल इश्यू is to develop technology that uses renewable natural sources such as biomass, water, wind and solar energy. जाहिर सी बात है, अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि एज मच एज पॉसिबल यू मस्ट यूज renewable source of energy so that less pollution occur over there, and that can be renew any time, so there will be no need of any scarcity of energy resources. अब कोयले में क्या है, कोयले को पर्टिकुलरली 100-150 सालों के बाद अगर ये ख़त्म होता है तो वहाँ पर स्कैर्सिटी ऑफ कोल आएगा। आपको एक दूसरा ऑप्शन ढूंढना होगा कि हाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस और एनर्जी रिसोर्सेज। अभी ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम में। हमारा कंट्री की बात करूँ मैं, इंडिया की मैक्सिमम जीडीपी जो आप देख रहे हैं, इंडिया अगर इतना ह्यूज जीडीपी है वर्ल्ड में 3 या 4th नंबर जैसे भी है, आफ्टर चाइना, अमेरिका, जो इंडिया का रैंकिंग है, ये इंडिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट आपका पेट्रोलियम ड्राइव कर रहा है। तो हम लोग इस बात पे समझ सकते हैं सिचुएशन को। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि हमारा जो प्रेजेंट डे का सिचुएशन है, स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे वाटर एनर्जी हुआ, बायोमास हुआ। वाटर एनर्जी में एक और बात देखिए, एक और एनर्जी की बात आती है। आपके अर्थ का कोर, जो सेंटर पे अर्थ प्रेजेंट है, स्फीयर में सेंट्रल पोर्शन जो है, कोर पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप उस टेम्परेचर को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप जैसे जैसे आप अर्थ में डीप इनसाइड अर्थ जाते हैं, टेम्परेचर हाइयर होते जाता है, तो आप उस टेम्परेचर को भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपका एक रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि जब तक अर्थ एग्जिस्ट कर रहा है वो सोर्स आपका एज यूजुअल रहेगा, दैट्स वाई दैट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग लाइफ की कल्पना कर भी पाए बिना विंड के, शायद नहीं पॉसिबल है। दैट्स वाई इट इज़ टू बी सेड कि इंडिया इज ब्लेस्ड विथ एन एबंडेंस ऑफ सनलाइट। देखिए, हमारा जो सब ट्रॉपिकल मानसून रीजन है, इसमें हमारा एबंडेंस ऑफ सनलाइट, हमें शायद सनलाइट की कमी नहीं है कभी। हाँ ठीक है, कभी कभार ऐसा आपको लगता है। अब इसके पहले कहा जा रहा था कि बदली वाला सिचुएशन, तब सनलाइट कहाँ से लाएंगे, वो सब प्रॉब्लम कुछ है, बट हमारे देश में सनलाइट की कमी नहीं है। हाँ, कुछ बातों की कमी है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, आप विंड एनर्जी का रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन देखिएगा, उसमें नॉर्वे पूरे वर्ल्ड में टॉप है। वहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता है, तो नॉर्वे उसको यूटिलाइज करता है। लेकिन हमारे इंडिया में ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। वो तो है भी, तो केवल कोस्टल या फिर थोड़ी बहुत राजस्थान की बात करूँ मैं, जहाँ पे विंड एनर्जी सक्सेसफुल। राजस्थान में आपको ऐसा एविडेंस दिखेगा जहाँ पे आटा चक्की जो होता है, जहाँ पे गेहूं से आटा हम लोग पीसते हैं, वो आटा चक्की विंड एनर्जी से ही चलाया जाता है। राजस्थान की बात करूँ मैं, ये मैंने ऐसा पढ़ा है, और यहाँ पे आटा चक्की आपका विंड एनर्जी से चल रहा है। कोस्टल एरिया में जहाँ समुद्र किनारे हवाएं तेज चलती हैं, वहाँ पे भी उसका इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में होता है। लेकिन आप कह दो हम अपने स्कूल के बगल में लगा दें तो ठीक है, अब स्कूल के बगल में तो थोड़ा बहुत सही भी है कि वहाँ ऐसे भी बारिश ज़्यादा होती है शहर की तुलना में, लेकिन फिर भी बारिश ज़्यादा होती है तो हवाएं भी चलती है। लेकिन आप पूरे टाउन में, झंडा मैदान में लगा दीजिए विंड टर्मिनल, तो शायद वो कम यूटिलाइज हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे झारखंड का वैसा स्टेबल कंडीशन है मौसम में कि यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हवाओं चलने की संभावना कम रहती है। यहाँ हवाएं तेज़ चलें ऐसी संभावना कम रहती है। दैट्स वाई इट इज़ टू बी सेड। बट फिर भी कोस्टल एरिया और हमारे राजस्थान में इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पे कहता है फ्यूल्स लाइक LPG, CNG,
बायोमास फ्यूल्स लाइक एलपीजी सीएनजी, बायोमास, पेज पलटने दो इसका, हाँ, बायोमास आर क्लीनर एंड बेटर फ्यूल। ये एलपीजी सीएनजी ये क्लीनर है, साफ सुथरा फ्यूल है, ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, दैट्स वाई इट इज़ टू बी से क्लीनर एंड बेटर फ्यूल कंपेयर टू कोल, कंपेयर टू पेट्रोलियम, ये बेटर फ्यूल है, कोई डाउट नहीं। व्हेन बर्न्ड बायोमास एंड एलपीजी रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड बट इन रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट। जो आपका बायोमास और एलपीजी जो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत स्मॉल अमाउंट में करता है, आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हाँ काउज वो परेशानी करेगा आपके लिए, वो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाता है, अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ने का कारण कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। बट फर्दर यू अंडरस्टैंड कार्बन डाइऑक्साइड नॉट अ पॉल्यूटेंट, बट उसका बहुत स्मॉल अमाउंट रिलीज होता है। जब बायोगैस की बात करूं मैं, और जब एलपीजी की बात करूं, उसका बहुत स्मॉल रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट में रिलीज होता है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। व्हेन बायोमास क्रॉप्स आर ग्रोन, जब बायोमास, अब बायोमास में ऐसा थोड़ी कि आप सखुआ का पेड़ डाल दीजिए काट के, उससे बायोमास नहीं, बायोमास के लिए बायोमास का क्रॉप है स्पेशली जिसका इस्तेमाल कीजिएगा आप उस सड़े। व्हेन बायोमास क्रॉप्स आर ग्रोन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंज्यूम्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब बायोमास क्रॉप है, वो प्लांट है, क्रॉप है, प्लांट है, वो जब ग्रो कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को एज्यूम किया, फोटोसिंथेसिस में कंटेंट है ना आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आप पढ़ते हैं C6H12O6 प्लस CO2, ये आपका क्या बनाता है, सॉरी आप CO2 लेते हो, आप वाटर लेते हो, 6CO2 प्लस 6H2O, ये बनाता है ग्लूकोज C6H12O6, और साथ साथ ऑक्सीजन जो है आपका रिलीज होता है, 6O2 रिलीज होता है। तो दैट्स वाई कह रहा है कि जो आपका ये है कार्बन डाइऑक्साइड है वो बायोमास क्रॉप के जब ग्रो करता है तो अपना फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम थ्रू फोटोसिंथेसिस। नेचुरल गैस इज अ क्लीनर फ्यूल एज इट प्रोवाइड रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट। नेचुरल गैस जो होता है वो क्लीनर फ्यूल है, क्योंकि ये बहुत लो अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट वो प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइड यहाँ नेगेटिव सेंस है, बट फिर भी आप उतना रिसर्च मत कीजिए इंग्लिश में। एट इट काउजेज यहाँ बेटर होता है, एट इट काउजेज रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट, इट हैज़ fewer emission than coal and petroleum product, also it leaves virtually no ash पार्टिकल आफ्टर बर्निंग। जो नेचुरल गैस है आपका, वो आपका कोई ऐश पार्टिकल नहीं रिमेन कर रहा, जबकि आप कोयले को जलाइए सबसे बड़ी परेशानी आपका ऐश ही रहेगा, कहाँ फेंकें ये समस्या है। और कहीं चूल्हे में तक तो समझ में आ जाता है, चलो एक्सेप्टेबल है, उतना पॉलीथीन में घुमा के कहीं फेंक सकते हैं, डस्टबिन में भी। लेकिन अगर लार्ज स्केल पर कोल प्रोड्यूस कीजिए तो आपको उसका ऐश बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको दिखेगा कि वेयर दैट पर्टिकुलर ऐश इज टू बी थ्रोन आउट। For our future and present day energy needs, we need to look for alternative cleaner source such as solar energy, tidal energy, geothermal energy, hydro energy and wind energy. This will help to protect the environment and reduce the risk of global warming. Further, fossil fuels are then more likely to be available for future generation। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फॉसिल फ्यूल का एक लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, उसके बाद शायद फॉसिल फ्यूल अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल पे अपनी डिपेंडेंस को कम करते हैं, हम फॉसिल फ्यूल की जगह ये ऑप्शन रख लें कि हमारे बाथरूम का गीजर का पानी बाय द वे नहीं, वो तो इलेक्ट्रिसिटी है, चलिए उसमें एक एटलीस्ट हमने मान भी लिया, बट घर में कहीं कुछ पकवान बन रहा हो बड़े लार्ज स्केल पे, तो हम लोग उसमें सोलर एनर्जी का यूज़ करने लगे हैं, हम लोग उसमें और पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करने लगे हैं। तो हम लोग ये पाएंगे कि हम लोग की डिपेंडेंस उस पर कम हुई, हम लोग की डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पे कम हुई, जो फॉसिल फ्यूल के लाइफ को बढ़ाएगी, और इसमें एक और बात आप कह सकते हैं कि देखिए ये तो पर्टिकुलरली आप पे है ना बाबू, अच्छे से साइंस पढ़िए, अच्छे से साइंस में ग्रो कीजिए, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम मैंने बताई थी क्लास में आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये जो सोलर एनर्जी में बड़ी प्रॉब्लम क्या जानते हैं, एफिशिएंसी की। सोलर एनर्जी 100 सनलाइट उस पर फॉल हुआ ना, तो बहुत कम को वो अल्टीमेटली कन्वर्ट कर पा रहा है, ये एफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, ये एफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम है उसमें। बट जाहिर सी बात है, साइंस डू नॉट हैव एनी लिमिटेशन और बाउंड्री, साइंस कैन गो बियॉन्ड लिमिटेशन, बियॉन्ड बाउंड्री। सो बेटर इट विल बी कि हम लोग सब एक्सप्लोर करेंगे, हम लोग सब जानेंगे, और फ्यूचर अपना फर्दर जनरेशन के लिए या तो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएंगे और साथ साथ उनका फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस कम करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर। बेसिकली आपको इन बातों को पढ़ना था, तो आप इसको रिवाइज कीजिए। रही कल भी छुट्टी है, क्वेश्चन आंसर किसी भी इसमें ग्रुप में आप लोग मैसेज कर सकते होंगे, 8A का ग्रुप है, कर नहीं सकता है
ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज।